तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। और मैं पिछले कुछ हफ्तों से जब शो को रिव्यू कर रहा हूं तो बोल रहा हूं रॉ बेटर शो है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आज एक बार फिर से वही चीज हमें देखने को मिली, जबकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पूरे 3 घंटे का शो कमाल का होगा, लेकिन ये चीज दिख रही है कि कहीं ना कहीं WWE एफर्ट डाल रही है शो को बेटर बनाने के लिए। तो एक टाइटल चेंज आज हमें देखने को मिला, हील टर्न देखने को मिला, कुछ अच्छे प्रोमोस सुनने को मिले, काफी सारी एंटरटेनिंग सेगमेंट्स थी आज मंडे नाइट रॉ में। उसके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें भाई, बिल्कुल भी कहीं ना जाना और लाइक बटन दबाना आपको नहीं भूलना है, ये आपको पता है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत कुछ है बात करने के लिए। सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स शो को स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं भाई सीधा आज मेरे गेस्ट होने वाले हैं कोडी रोड्स, उनसे मैं बात करना चाहता हूं रेसलमेनिया बैकलैश के मैच से पहले, तो क्यों ना उनको बाहर बुलाया जाए। तो कोडी रोड्स बाहर आते हैं। बफलो न्यूयॉर्क का क्राउड पूरे समय आज मंडे नाइट रॉ में काफी अच्छे तरीके से एक्टिव था, चैंट्स कर रहे थे, बूज कर रहे थे, तो इस वजह से भी शो आज एंटरटेनिंग लग रहा था। कोडी रोड्स आते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा चीयर हो रही थी। और सेथ रॉलिन्स जब अपनी बात बोलनी स्टार्ट करने वाले होते हैं, कोडी बार बार जो है यहाँ पे फैंस को चीयर करते हैं। तो सेथ एक बार बोलते हैं कोडी को कि ऐसा तुम मत करो, लेकिन कोडी उसको दोबारा करते हैं। तो सेथ कहते हैं कोडी को भाई मैं तो तुम्हारी तारीफ करने वाला था कि मैं तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता हूं, तुम्हारा रिटर्न काफी बढ़िया रहा है अभी तक, तुम्हारे फादर फैमिली सबकी, मैं ब्रदर की भी रिस्पेक्ट करता हूं। और यहाँ पे कोडी रोड्स की वो तारीफ करने वाले होते हैं, लेकिन कोडी की उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि कैसे वो बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं रॉलिन्स की इस बात से। तो कोडी रोड्स कहते हैं भाई ठीक है, तुमने मेरी रिस्पेक्ट करी, इस बात से मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अगर तुमने मेरे को बाहर बुलाया है तो क्यों ना हम सीधा पॉइंट पे आए कि आखिर क्यों तुमने मुझे बुलाया है, क्या तुम्हें मेरे से बात करनी है। तो रॉलिन्स कहते हैं भाई देखो जो पॉइंट है वो ये है कि रेसलमेनिया में तुम्हारे पास एक अनफेयर एडवांटेज थी, मैं बिल्कुल रेडी नहीं था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, और सिर्फ इस रीजन की वजह से जो है वो मैच हारा हूं मैं। तो रॉलिन्स ने अपना ये पिछले कुछ हफ्तों से पॉइंट फिर से रिपीट करा कि कोडी रोड्स अगर वहां पे एक सरप्राइज की तरह नहीं आते तो मे बी सेथ रॉलिन्स उस मैच को जीतते, लेकिन कोडी कहते हैं भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्चुअली मैं मैच जीत चुका हूं। तो सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि ठीक है भाई कोडी तुम इस समय काफी टॉप पे चल रहे हो, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, काफी टाइम से देखें, तुम उस टाइटल के लिए लड़ रहे हो जो कि मैं ऑलरेडी जीत चुका हूं। तो कोडी रोड्स कहते हैं भाई ठीक है सेथ, मैं तुम्हें करेक्ट करता हूं, तुम वो टाइटल एक बार नहीं बल्कि 4 बार जीत चुके हो। और रॉलिन्स कहते हैं इसी वजह से मैं तुम्हारे से बेटर टॉक करता हूं, बेटर वॉक करता हूं, बेटर ड्रेस करता हूं, और मैं बेटर हूं तुमसे एज अ रेसलर। और वो एक चैलेंज थ्रो करते हैं कोडी रोड्स की तरफ कि अगर तुम्हें लगता है मेरे लिए रेसलमेनिया का वो मैच बहुत ईजी था, तो आज मैं एक मिस्ट्री अपोनेंट सिलेक्ट करूंगा और तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा बिना किसी प्रेपरेशन के लिए, और देखते हैं कि भाई तुम उस चीज को कैसे हैंडल करते हो। तो यहाँ पे कोडी को चैलेंज करते हैं, ऑब्वियसली कोडी इसको एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी बात जो इस सेगमेंट से देखने को मिली वो ये कि इनका ऑब्वियसली जो रेसलमेनिया बैकलैश का मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है। तो ये स्टार्टिंग थी मंडे नाइट रॉ की, एक अच्छी बैक एंड फोर्थ सेगमेंट थी। कोडी रोड्स को बहुत ज्यादा लोग इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मिस्ट्री अपोनेंट कौन था वो काइंड ऑफ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन उसके अलावा क्या कोई WWE के पास ऑप्शन था भी, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके बाद गाइस ये विमेंस का टैग टीम मैच देखने को मिला, साशा बैंक्स एंड नाओमी, जहां पे उन्होंने टाइटल रिटेन कर लिया ओवर रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन। ये काफी प्रिडिक्टेबल था, ठीक ठाक सा मैच था, लेकिन एट द एंड हम जानते थे यहाँ पे क्या होने वाला है। लिव मॉर्गन के ऊपर रिया रिप्ली ने अटैक करा, एक रिप टाइड लगाई, एंड नाउ शी इज ऑफिशियली टर्निंग हील। और अभी जबकि हमको कोई आइडिया नहीं मिला है कि उनके रीजंस क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है उनके इस टर्न के पीछे, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि उनकी टीम लिव मॉर्गन के साथ ब्रेकअप हो चुकी है और अब वो सिंगल्स रन के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करी जाएंगी। आई नो कि एज के स्टेबल में वो बहुत अच्छे से सेटल हो सकती हैं, तो होपफुली गाइस वही उनके लिए प्लान रहेगा, लेकिन हमें पता था कि यहाँ पे एक टाइटल चेंज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो रिंग में आती है सोनिया डेविल, और उनका यहाँ पे ये पॉइंट है कि देखो भाई जबकि मैं इतने टाइम से एक अथॉरिटी फिगर हूं, ये मेरा एक्चुअल में जो था वो गोल नहीं था। मैं एक WWE सुपरस्टार थी और मुझे मजबूर करा गया मेरी इंजरीज के बाद कि मैं एक अथॉरिटी फिगर बन जाऊं। लेकिन जब मैंने रेसलमेनिया देखी, मैं बहुत समय से प्लान कर रही थी कि भाई कैसे मैं अपने आप का रिटर्न करवा सकती हूँ रिंग में। और रेसलमेनिया के बाद मुझे पता था कि मुझे बेस्ट को चैलेंज करना है, और वो है बियांका बेलेयर। तो यहाँ पे उनकी इंटेंशन ये है कि वो वापस प्रो रेसलर बनना चाहती हैं, और इसकी वजह से सीधा उनको चैंपियनशिप चाहिए एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, और इसलिए उन्होंने बियांका को चैलेंज करा। तो बियांका बाहर आती हैं और वो कहती हैं ठीक है सोनिया, अगर तुम अपने आप को इतना ही प्रिपेयर्ड फील कर रही हो तो क्यों ना हम अभी इसी टाइम एक रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच कर लें। तो सोनिया कहती हैं ठीक है भाई, तुम्हारी कोई बात ऐसे नहीं मानने वाली, मेरे पास बेटर जगह है इस मैच को करने की। और वहां पे बफलो न्यूयॉर्क की बेइज्जती करती हैं, ऑब्वियसली लोग बू करते हैं, काफी ज्यादा बू सोनिया को हो रही थी थ्रू आउट द सेगमेंट। और वो नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज करती हैं बियांका को उनके होम टाउन ऑफ नॉक्सविल टेनेसी में,
और वो कहती हैं बियांका नेक्स्ट वीक जब मैं तुम्हें हराऊंगी तो वहां पे एटलीस्ट रिंग साइड तुम्हारी फैमिली होगी जिनके पास तुम जाके रो पाओगी। तो ये इनके बीच में सेगमेंट देखने को मिली और उसके बाद वो काफी ज्यादा यहाँ पे बेइज्जती करती हैं बियांका की, उनको मजबूर करती हैं कि वो मेरे पे हाथ उठाए। लेकिन बियांका जबकि KOD के लिए जाती है उनको छोड़ना पड़ता है सोनिया को, ऑब्वियसली बिकॉज शी इज अ WWE ऑफिशियल। और इसके बाद बैक स्टेज हमें काफी बढ़िया सी सेगमेंट देखने को मिली जहां सोनिया जाके एडम पियर्स को कहती हैं कि भाई देखो तुम्हें फाइन लगाना पड़ेगा बियांका को। तो एडम पियर्स कहते हैं तुम इस समय बियांका के फाइन के नहीं अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुम भी अपने पावर्स अब्यूज कर रही हो और WWE के जो अपर हेड्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो तुम्हारी जॉब को इस समय इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो सोनिया इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। बियांका यहाँ पे आ जाती हैं और एडम पियर्स कहते हैं मैंने बियांका को ऑलरेडी फाइन कर लिया है और बियांका आती है यहाँ पे $1 का नोट लेके। तो यहाँ पे सोनिया डेविल कह रही थी कि मैंने सब कुछ बाय द बुक करा है, मैंने कभी कोई गलती नहीं करी। तो एडम पियर्स भी कहते हैं कि मैं भी बाय द बुक चला क्योंकि मिनिमम फाइन $1 का लगाना होता है और वो मैंने करा बियांका बेलेयर को। तो ये बात क्लियर है कि रेसलमेनिया बैकलैश से पहले सोनिया डेविल जो अपनी अथॉरिटी फिगर का रोल है वो खो देंगी और उसके बाद जो है रेसलमेनिया बैकलैश में एज अ WWE सुपरस्टार उनका रिटर्न होगा इन द रिंग अगेंस्ट बियांका बेलेयर। ये काफी गाइस मुझे पसंद आया ओवरऑल, लास्ट वीक में मैंने बोला था ये बढ़िया था। इसके बाद वीर महान का ये बिल्कुल स्क्वॉश मैच देखने को मिला जहां पे एक लोकल एनहांसमेंट टैलेंट जेफ ब्रूक्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। आई नो कि कुछ हफ्ते अभी ऐसा ही चलेगा, लेकिन मैं अभी भी वेट कर रहा हूं देखने के लिए कि वीर महान की लॉन्ग टर्म बुकिंग कैसी रहेगी, उनका अपोनेंट कौन होगा, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा कि उनका फ्यूचर क्या रहता है ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिली जहां केविन ओवेंस करने वाले थे एक लाई डिटेक्टर टेस्ट इज़ीकियल का पता लगाने के लिए कि क्या ये इलायस है या फिर नहीं। और ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, बहुत फनी थी। इसके अंदर चैड गेबल को इन्वॉल्व करा गया क्योंकि उनकी 4 GPA है, वो हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं और वो ये टेस्ट कर सकते हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज है। तो एक लैपटॉप पड़ा हुआ है और उसके पास है पता नहीं क्या वायर्स लगा रखी हैं, लेकिन ओवरऑल गाइस ये सेगमेंट इतनी फनी थी कि हंसी आ रही थी हर एक पॉइंट पे। केविन ओवेंस को कुछ ना कुछ करके ऐसा करना था कि चैड गेबल बोल दें हाँ ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये इलायस ही है, लेकिन ऐसा इस सेगमेंट में हुआ नहीं। हर आंसर जो है उनका ट्रूथ निकला और ये प्रूव हो गया कि एक्चुअली में बंदा इज़ीकियल ही है। और यहाँ पे वो एक लाइन भी बोलते हैं इस पूरे टेस्ट को शुरू होने से पहले, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर WWE यूनिवर्स, हु वांट्स द ज़ीक टू स्पीक। और वो कहते हैं कि भाई ये तो काइंड ऑफ सेम लाइन है कि हु वांट्स टू वॉक विद इलायस, लेकिन तब भी ये बंदा इलायस नहीं बल्कि इज़ीकियल है। तो जो चैड गेबल की इन्वॉल्वमेंट थी इस सेगमेंट के अंदर वो बहुत फनी थी। जिस तरीके से उनकी बहस हो गई केविन ओवेंस के साथ, वो कह रहे $150 मैं दूंगा चैड गेबल को अगर ये टेस्ट सही होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे केविन ओवेंस कन्फ्रंट करते हैं इज़ीकियल को, बिल्कुल खुश नहीं थे और इज़ीकियल कहते हैं मैं थक चुका हूँ भाई अब तुम्हारे इन एलिगेशन से कि मैं इलायस हूँ। तो यहाँ पे केविन ओवेंस एक बार फिर से भाग जाते हैं धमकी देके और उसके बाद मैच होता है गेबल का अगेंस्ट इज़ीकियल, जहाँ पे बीच में ओटिस आके डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करते हैं और इज़ीकियल यहाँ पे इस मैच को जीत जाते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा चीज़ मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगी, काफ़ी फनी भी था। और आई नो कि चैड गेबल को जबकि कोई इतना ज़्यादा हाई लेवल पे बुक अभी नहीं करा जा रहा है, लेकिन तब भी मेन सेगमेंट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। उनका ये जो कोच वाला रोल है एक मतलब बहुत इंटेलिजेंट बंदे का रोल, और साथ में ओटिस के साथ भी जो उन्होंने कमाल किया है, ओवरऑल उनकी इंप्रूवमेंट हुई है इन रिसेंट टाइम्स। और ये सेगमेंट गाइस मुझे देख के कमाल लगी। केविन ओवेंस एज ऑलवेज इज रियली गुड। इसके बाद हम बात करें तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होता है आरके ब्रो के साथ। आई डोंट नो कितनी बार इस मैच को मैं देख चुका हूं, तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मतलब रिपीट स्क्रिप्ट लग रही थी रॉ की इस पॉइंट पे। और यहाँ पे एक बार देखने को मिला कि ऊसोस का म्यूजिक बजता है जिससे आरके ब्रो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब क्लियरली वो इस मैच को जीत चुके थे। और यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक्चुअली रिडल को पिन करके जीत जाते हैं। तो बेसिकली स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहते हैं कि हमने ऊसोस का म्यूजिक बजाया था, और वो कहते हैं कि आरके ब्रो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऊसोस के अलावा भी ऐसी टैग टीम्स हैं जिनसे तुम्हें डरना चाहिए, बिकॉज वी आर अप एंड वी वांट द स्मोक। अब कमाल की बात यह है कि WWE यूनिफाई करने वाली है टैग टीम टाइटल्स को, विच इज द बेस्ट न्यूज, द ग्रेटेस्ट न्यूज, और वो मैं देखना चाहता हूं क्योंकि इस मैच ने प्रूव कर दिया एक बार फिर से कि WWE की टैग टीम डिवीजन काफी हॉलो है, काफी छोटी है, और उसकी इंप्रूवमेंट तभी हो सकती है अगर 2 की बजाय 1 टाइटल्स हैं जिसके लिए सारी टैग टीम्स कंपीट कर रही हैं। इसके बाद हम बात करें तो एज और डेमियन प्रीस्ट बैक स्टेज थे इस डार्क रूम में। एक बार फिर से एज अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं कि लास्ट वीक जो एंडिंग थी डेमियन प्रीस्ट और एजे स्टाइल्स की मैच की, वो एक रिमाइंडर था सबके लिए कि हम लोग कौन है और क्या हम यहाँ पे करने आए हैं। एज कहते हैं कि भाई ये जो मेरा नेगेटिविटी है, जो इस तरीके से मैं एक्ट कर रहा हूँ, ये हमेशा से
मेरे अंदर थी जब मैंने ब्रूड को ज्वाइन करा, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का पार्ट था। लेकिन शायद लोग उस चीज को भूल चुके थे, क्योंकि जब मैं वापस आया वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 2 साल उनको लगे मेरे पे टर्न होने में, और फिर वो बोलने लग गए कि मैं तो पार्ट टाइमर हूं, मैं बेकार हूं। तो मैंने सोचा कि अब लोगों से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, और जो चीज है बेसिकली अब मैं अपने हिसाब से करने वाला हूं। दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि डेमियन प्रीस्ट लास्ट ईयर बैड बनी के साथ रेसलमेनिया में इन्वॉल्व था, और बैड बनी को इसीलिए इतनी लाइमलाइट मिली क्योंकि डेमियन उसके साथ था। लेकिन इस साल रेसलमेनिया में जो है वो डेमियन प्रीस्ट के पास मैच भी नहीं था, और मैं अपनी बात करूं तो मेरे को भी जाके बोलना पड़ा कि अगर किसी में हिम्मत है तो आके मेरे से मैच लड़ो। मुझे बैग करना पड़ा इस रोस्टर से, और एजे स्टाइल्स ने जबकि वो चैलेंज एक्सेप्ट करा, उसने भी देख लिया कि उसकी क्या फेट थी। तो पहली बात यही कि एज करेंगे चैलेंज एजे स्टाइल्स को एक बार फिर से फॉर अ रीमैच एट रेसलमेनिया बैकलैश, और साथ के साथ वो कह रहे थे कि भाई देखो अब हमारे रास्ते में सिर्फ एक ही बंदा आया है, उसको हम इस रीमैच के अंदर बताएंगे, ठिकाने लगाएंगे, लेकिन बाकी और कोई भी आता है अगर हमारे रास्ते में उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हम जजमेंट डे यहाँ पे सील करने वाले हैं हर एक बंदे की, और एजे उसके बारे में कुछ खास बोल नहीं पाएगा क्योंकि सबसे पहला जजमेंट डे उसी का होने वाला है। तो काफी कमाल का प्रोमो था। यहाँ पे एज ने बेइज्जती भी करी थी बफलो की टीम की कि भाई तुम्हारी टीम की तरह मैं नहीं हूं क्योंकि मैं चैंपियनशिप्स भी जीतता हूं। काफी लंबी देर तक उनको बू हुई उस चीज के लिए। लेकिन गाइस बैक स्टेज एजे स्टाइल्स से पूछा जाता है कि भाई अपनी इंटरव्यू में कि बताओ तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है। तो पहले चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं एज का, और उसके बाद ये पूरे लॉकर रूम की लाइट्स जो है वो फ्लिकर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एज और डेमियन प्रीस्ट आते हैं वहां पे और अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल्स को, उनका हाथ एक ड्रॉर में फंसा के उसको अटैक करते हैं। तो ये काफी कूल फ्यूड देखने को मिल रही है इन तीनों के बीच में। आई होप कि एज के स्टेबल में और मेंबर्स ऐड करे जाते हैं और लॉन्ग टर्म में चैलेंज कर पाते हैं फॉर मेन टाइटल्स। एजे स्टाइल्स क्या करेंगे टू गो अगेंस्ट एज एंड डेमियन प्रीस्ट, किस तरीके से वो नंबर्स गेम को इवन कर सकते हैं गाइस, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच जहां पे हमें फिन बैलर डिफेंड करते हुए देखने को मिले अगेंस्ट थ्योरी, और आई नो कि यहाँ पे ये प्रिडिक्टेड था, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस बात का मुझे डर है, बट फिन बैलर हैज लॉस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एक कमाल के मैच के बाद। एंड द ए टाउन डाउन ऑस्टिन थ्योरी या थ्योरी जो है वो नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हैं। अब पॉइंट 1 ये है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्योरी के टाइटल जीतने से, बिकॉज उनका पुश जो है उसके अकॉर्डिंग वो टाइटल डिजर्व करते हैं। मैच के बाद बहुत सारे हील सुपरस्टार्स आके उनको कांग्रेचुलेट कर रहे थे, विंस मैकमैन खुद आए वहां पे उनका हाथ रेस करने के लिए, क्लियरली हम जानते हैं बड़ी मोमेंट है। लेकिन फिन बैलर आज ही टाइटल नहीं हारे हैं, पिछले कुछ टाइम से फिन बैलर जो है उनकी बुकिंग बहुत बेकार चल रही है एज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। काफी फॉरगेटेबल रेन उनकी रहेगी ये, और ये बात जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई होप कि ऐसा किसी और रीजन की वजह से हो रहा है, और ये रीजन नहीं है कि बैलर WWE से जाने वाले हैं, बिकॉज दैट विल बी अ बिग लॉस फॉर द कंपनी। तो आई होप, मैं एक बार फिर से वही बोलूंगा कि बैलर की जो बुकिंग आने वाले टाइम में बेटर हो जाए, लेकिन ये जो था मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट ऑन अ पॉजिटिव साइड ऑस्टिन थ्योरी की बुकिंग गाइस अभी भी कमाल चल रही है। इसके बाद R-Truth ही आ गए अपनी पूरी वेडिंग करने के लिए, जहां पे रेजी और डेना ब्रुक थे, जिनको वो डेना ब्रुक्स बोल रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ पे थे अकीरा टोजावा और टमीना। तो ये सेगमेंट जबकि कुछ वेस्ट बोलेंगे लोग थी 15 मिनट की, लेकिन मुझे अलग अलग पॉइंट पे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। पहला कि क्राउड पूरे समय व्हाट चैंट्स कर रहा था, जो कि बहुत फनी था, कुछ बोलने नहीं दे रहे थे। उसके बाद वो अपनी कोई चैंट कर रहे थे न्यूयॉर्क की, तो वो चीज काफी फनी थी। लेकिन टमीना का चलना मुश्किल हो गया था अपनी वेडिंग ड्रेस के साथ, और साशा बैंक्स नेओमी जो है वो पीछे आ रहे थे उनको सपोर्ट करने के लिए, वो मुझे बहुत फनी लगा, क्योंकि टीम बैड एक टाइम पे इनकी टीम हुआ करती थी और किसी ने सोचा नहीं था वो ऐसे रियूनाइट होंगे। और उसके बाद एंडिंग इसकी काफी फनी थी, क्योंकि एक पॉइंट देखने को मिलता है जहां लगता है रेजी अकीरा को और टमीना डेना को किस करने वाली है, लेकिन वैसा होता नहीं है और क्राउड उस चीज को बू करता है। तो एट द एंड ये लोग जो है बेसिकली इनकी शादी हुई और यहाँ पे 24/7 चैंपियनशिप के लिए बैक एंड फोर्थ लड़ने लगते हैं, क्योंकि किस करते समय रेजी यहाँ पे पिन कर देते हैं डेना ब्रुक को। उसके बाद सारे बैक एंड फोर्थ पिन फॉल्स होते हैं, एंड एट द एंड डेना ब्रुक की चैंपियनशिप जीत के R-Truth के साथ वहां से भाग जाती हैं। तो अगर आप ये देखते हैं सेगमेंट, तो हो सकता है आपको हंसी आए, हो सकता है आपको क्रिंज लगे, मैंने आपको इस पे अपना ओपिनियन बता दिया। इसके बाद ओमास आते हैं बैकस्टेज MVP के साथ, और MVP कहते हैं कि लैशली को मेरी जरूरत भी नहीं पड़ी रेसलमेनिया में, और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, लेकिन जैसे मैंने बॉबी लैशली को ऑलमाइटी बना दिया, सोचो मैं ओमास को क्या बना सकता हूँ। और नेक्स्ट वीक उन्होंने लैशली को चैलेंज करा है टू एन आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट। तो बेसिकली भाई वो लैशली ने एक्सेप्ट कर लिया है, और आई थिंक इनका फिर से मैच होगा रेसलमेनिया बैकलैश में। तो काफी सारा जो कार्ड है रेसलमेनिया बैकलैश का, वो रीमैचेस हैं फ्रॉम द रेसलमेनिया शो।
लेकिन फाइनली मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड्स का मिस्ट्री अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि केविन ओवेंस थे, जिस पॉइंट पे मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि भाई कुछ और करा जा सकता था। लेकिन अगर मैं सोचूं तो कोई और कौन हो सकता था जो एक्चुअली में यहाँ पे कोडी से आके लड़े, तो आई डोंट नो। लेकिन ये मैच इन दोनों के बीच में काफी अच्छा देखने को मिला। एंडिंग इसकी काफी वीक थी क्योंकि कोडी ना ही जीते ना ही हारे, बेसिकली काउंट आउट से वो जीत गए क्योंकि केविन ओवेंस बाहर गिरे हुए थे और सेथ रॉलिंस उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं केविन ओवेंस को, तो उनको वो बात पसंद नहीं आई। वो कहते हैं स्क्रू यू सेथ, कि मैं तुम्हारे लिए क्यों यहाँ पे लड़ूंगा अब, और वो वहां से चले जाते हैं। तो कोडी इस मैच को जीते। ऑलमोस्ट ओवर टाइम चली गई थी मंडे नाइट रॉ, 1-2 मिनट। तो जल्दबाजी में रॉलिंस आते हैं वहां पे, एक पंच मारते हैं कोडी को, उनको बाहर गिराते हैं रिंग से, एंड दैट इज हाउ मंडे नाइट रॉ एंडेड। तो कुछ अच्छे पार्ट्स थे, कुछ बुरे पार्ट्स थे आज के शो में गाइस। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। मेरे हिसाब से क्लियरली इस समय रॉ बेटर चल रही है स्मैकडाउन से। एक इंजॉयबल शो था जो कि आज मुझे देखने को मिला। तो गाइस ये था आपका आज का रॉ का रिव्यू। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।